तो सना सना हाथ जोड़ी का आगे अब हम लोग पढ़ते हैं। रोशनी पढ़ो तो थोड़ा और आगे बढ़े से। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन इंटर अराउंड। पर हमें नर भक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाली याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने, सिक्किम परिधान, चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेते उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सार्विक आभा में कुछ सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। थुमथंग पहुंचने के लिए हमने रात भर लायुग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुग सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत सो रही थी, उसी लायुग में हम ठहरे थे। तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पहाड़ों पर बैठ गई थी। सामने बहुत पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तिस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत में चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी घुंघरुओं की रुनझुनहट सी आंखों अनायास भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बौद्धत्व जैसी भीतर उगने लगा। वहीं सुख शांति और सुकून है जहां अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर असमय अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। रुक जाओ। याक जो है ना उसके ऊपर उसको प्राकृतिक रूप से बर्फ से बचाने के लिए, बर्फ की ठंडक से बचने के लिए प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि जिससे उसे ठंड ना लगे। ठीक है। और यहाँ पे जब लेखक आगे बढ़े, उनकी लेखिका की जीप आगे बढ़ी तो थोड़ी दूरी पर बोर्ड पर लिखा था वी केयर मैन ईटर अराउंड, मतलब कि सावधान रहें, आसपास नरभक्षी जीव पाए जाते हैं। परंतु नरभक्षी जीव वहां दिखाई नहीं दे रहे थे। वहां सिर्फ क्या दिखाई दे रहा था? याक जो कि प्राकृतिक ढंग से जिसकी रक्षा के लिए प्रकृति ने उसके शरीर को वैसा बड़े बड़े रोएदार बनाए हैं, घने घने बालों वाले बनाए, जिससे कि उनकी बर्फ की ठंडक से रक्षा हो सके।
शाम ढलने वाला था, तो औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। किसी के सर के ऊपर लकड़ियों के गट्ठर थे। आसमान फिर बादलों से, जैसे जैसे शाम हो रही थी ठंडक बढ़ रही थी, इस कारण आसमान बादलों से ढक सा रहा था। और उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी, और जैसे जैसे शाम होती जा रही थी वो जीप कहाँ से गुजर रही थी? चाय के बागानों से। और वहां पे सिक्किम में जो महिलाएं जो कपड़े पहनते हैं उसको बोकू कहा जाता है। ठीक है, सिक्किम परिधान होता है उसके, उसे बोकू कहते हैं। तो बोकू पहने सिक्किम की औरतें जो है वो चाय की पत्तियों को तोड़ रही थी। तीस्ता नदी काफी खूबसूरत दिख रहा था वहां पे। और वो लड़कियां, वो औरतें जो कि पत्तियां, चाय की पत्तियां तोड़ रही थी, तो वो भी काफी खूबसूरत उनका चेहरा दिख रहा था, दमक रहा था संध्या काल के समय में। एक लड़की, खास करके लेखिका की नजर में एक लड़की आई जो जिसने की लाल रंग का बोकू पहन रखा था, वो काफी खूबसूरत लग रही थी शाम के समय में, उनकी संध्या वेला के समय में। और वो लोग युमथांग पहुंचने के लिए, उन्हें रात में, युमथांग अभी तक लेकिन नहीं पहुंचे थे ये लोग। युमथांग पहुंचने से पहले उन्हें लायुंग नामक स्थान में पड़ाव लेना था, रात में वहीं रुकना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती का नाम था लायुंग। ठीक है, सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत सो रही थी। शहर में लगता है जैसे सब लोग भाग रहे हैं। ठीक है, काम काम इतनी हड़बड़ी में सब लोग रहते हैं। लेकिन लायुंग जो था वो ऐसी जगह थी, लग रहा था जैसे कि जिंदगी निश्चिंत रूप से कट रही है, कोई भाग दौड़ नहीं, कुछ भी नहीं, लोग आराम आराम से काम को कर रहे थे। उसी लायुंग में जाकर लेखिका और उनके जितने साथ में कहें पर्यटक थे, वे सारे उनके साथ ठहरे लायुंग में। तीस्ता नदी के किनारे यह बसा हुआ था, और लकड़ी के एक छोटे से घर में ये रुके थे। मुंह हाथ धोकर ये लेखिका तीस्ता नदी के किनारे पत्थरों पर बैठ गई और सामने बहता हुआ झरना देखने लगी। प्रकृति सौंदर्य काफी खूबसूरत लग रहा था देखने में, और वहां से वो हिमालय की ओर देख रही थी। अब हिमालय उनके लिए कविता नहीं बल्कि दर्शन बन गया था, मतलब कि जैसे ईश्वर के दर्शन करते हैं वैसा उनके लिए पूजनीय बन गया था। श्वेता, बुक है? यस मैम। रीड करो। अंधेरा होने के पहले ही इसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है, क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं बह जाएं। इसी बहती धारा में रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक अदीम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मनी ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद? लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरमय, तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कलकल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, और अप्रैल में शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते।
वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम हो रही है, पर यदि मैं कटाऊ चली जाऊं तो मुझे वहां सर्दियां बर्फ मिल जाएंगी। कटाऊ यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाऊ जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाऊ जो लायूं से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफर था। वह युवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली मुझे अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी। तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ कर लिया था। मीठी छिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ रुक जा बेटा। अब अंधेरा होने से पहले लेखिका तीस्ता नदी के किनारे पहुंच गई और बहते पानी को उन्होंने अंजलि में भर लिया। और हमारे यहाँ यह नियम है कि हम जब कोई संकल्प लेते हैं ना, तो संकल्प लेते समय जल को हाथ में रखते हैं। तो जब उन्होंने जल को हाथ में लिया तो उनके मन में आया कि संकल्प लूं, लेकिन क्या संकल्प करूं। तो वो संकल्प लेने की स्थिति में नहीं थी, बल्कि उनके भीतर से एक प्रार्थना मन में कौन रही थी। वह प्रार्थना क्या थी? वह प्रार्थना थी कि जितनी भी तामसिकताएं, मतलब बुराइयां, क्रोध, घृणा, ये सारे हैं, वो बह जाए, इसी तीस्ता नदी की धारा में बह जाए। और धीरे धीरे रात होने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया, मतलब कि हर तरफ अंधेरा छा गया। अब हिमालय जरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के के साथ नाचना शुरू किया, तो वह लोगों के लिए एक मनोरंजन का साधन बन गया, लेखिका के मनोरंजन का साधन बन गया। और उनकी 50 वर्षीय सहेली मनी भी उन सबों के साथ नाचते हुए बाकी सबों को इतना अच्छा नाच रही थी कि सबों को वो मान दे रही थी। और लेखिका यह देखकर अवाक रह गई थी। उन्हें कितनी खुशी और आनंद मिल रहा था, वह स्पष्ट रूप से दिख रहा था। वहां के माहौल का असर उन पर भी हो रहा था। लायूं की जहां पे लेखिका रुकी थी, सुबह हुई। सुबह काफी शांत और सुरमय था। तीस्ता नदी पास थी, इसलिए उसकी धाराओं की आवाज कलकल करती हुई लोगों के पास को सुनाई दे रही थी। वहां के लोगों का के जीविका का साधन क्या था? पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह लेखिका टहलने के लिए अकेले ही निकली थी और जैसी उम्मीद थी यहाँ बर्फ मिलेगी, परंतु उन्हें जरा भी बर्फ नहीं दिखाई दिया। और यद्यपि लेखिका सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थी और वो बर्फ देखने के लिए बेचैन थी, लेकिन फिर भी उन्हें बर्फ दिखाई नहीं। ठंड थी वहां पे, लेकिन बर्फ दिखाई नहीं दे रही थी। घूमते घूमते वे एक सिक्किम नवयुवक से स्नोफॉल के लगातार कम होने का जिक्र कर रही थी। तो युवक ने बताया कि स्नोफॉल कम होने का कारण प्रदूषण है। प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग कहिए, दोनों के कारण वे, यदि मैं कटाऊ चली जाऊं तो मुझे वहां सर्दियां बर्फ मिल जाएगी। लेखिका को नवयुवक ने बताया कि अगर वे कटाऊ जाती हैं, जो कि आगे था युमथांग से, लायूं से, अगर वो वहां पहुंच जाती हैं तो उन्हें बर्फ दिखाई देगा, क्योंकि ये स्नोफॉल देखना चाह रही थी। स्नोफॉल काफी खूबसूरत होता है, हम लोगों को भी जब मौका लगे एक बार जरूर देखिएगा। कटाऊ यानी भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। स्विट्जरलैंड काफी खूबसूरत जगह माना जाता है विश्व में, तो कटाऊ जो है भारत का स्विट्जरलैंड था। कटाऊ को अभी टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के लिए, मतलब अधिक लोग उसके बारे में नहीं जान पाए थे कटाऊ के बारे में, लेकिन वह प्राकृतिक सौंदर्य वहां का अद्भुत था, अनूठा था। ठीक है, इसी कारण कटाऊ को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता था। कटाऊ जो कि लायूं से 500 फीट ऊंचाई पर था, करीब 2 घंटे का सफर था और वह
नवयुवक ये सब बातें वो लेखिका को बता रहा था और उसकी पत्नी अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर खड़े होकर उत्सुकता से लेखिका को देख रही थी। तभी एक गाय ने आकर जो बाहर रखा हुआ था महुआ, जिसको उसे पी लिया गाय ने, तो उसे उस महिला ने धीरे से प्यार से डांटकर भगा दिया। बुक किसी के पास है? और अदिति बुक है? यस मैम। पढ़ो तो। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाओं की ओर। कटाओं का रास्ता और खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। जीतेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत। सब कुछ बादलमय। बादलों को चीरकर निकलती हमारी जीप खतरनाक रास्ता दिया था और उस पर बारिश। एक चूक और सब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाजों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर। इफ यू आर मैरिड, डिवोर्स स्पीक। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी। दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। करीब आधे रास्ते बांध धुंध छठी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगे, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई है। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर। हम कटाओं के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिटक दिया है। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप से बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताजा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढका पहाड़ दिख रहे थे। साबुन के झाग की तरह सब ओर गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी। चांदी से चमकते पहाड़। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोचो। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी। अदिति स्टॉप। तुम जितना पढ़ेगी नहीं उतना हंसोगी अब। तो फिर कटाव की ओर ये लोग निकल पड़े क्योंकि लेखिका को बर्फ भी देखना था और आगे हिमालय के दर्शन भी करने थे। जब कटाव का रास्ता काफी खतरनाक था, संकरा रास्ता था और उस पर धुंध और बारिश दोनों हो रही थी। जितेन लगभग अंदाजे से, मतलब कि पता नहीं था आगे का रास्ता कैसा है, अंदाजे से गाड़ी चला, उसे रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, वह अंदाजे से गाड़ी चला रहा था।
पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब और बादल की परत जमे हुए थे। बादल ही बादल थे, मतलब कि आगे का रास्ता साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा था। और इस बादलों के बीच जीप चल रही थी। रास्ता भी ढंग से नहीं दिख रहा था। खतरनाक रास्तों का एहसास से ही सभी लोग शांति से बैठे थे, चुपचाप बैठे थे। सिर्फ लोगों के सांस लेने की आवाज के सिवाय कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। सब डरे हुए थे क्योंकि रास्ता स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है। जितेन नार्गे भी अंदाजे से गाड़ी चला रहे थे, और अगर बाई चांस चूक हो जाती तो सभी लोगों की मौत हो जाती। इसलिए वे संभल संभल कर फिसलन वाले रास्ते में संभल कर जीप को बढ़ते हुए सभी लोग सांस रोके देख रहे थे। एक जगह नजर पड़ी जहां पर लिखा हुआ था, एक चेतावनी लिखी हुई थी, इफ यू आर मैरिड, अगर आप शादीशुदा हैं तो डाइवोर्स स्पीड, मतलब स्पीड को तलाक दे दीजिए, मतलब कि स्पीड कम करके गाड़ी चलाइए। अपने बच्चे की, अपने परिवार की देखभाल करनी है ना आपको, इसीलिए गाड़ी धीरे चलाइए। थोड़ी ही देर दूर आगे बढ़े, फिर एक और चेतावनी लिखी हुई थी। क्योंकि रास्ता संकरा था, इस वजह से डर था कहीं गाड़ी अगर गिरी तो सभी लोगों की मौत हो जाएगी। इस कारण लिखा हुआ था कि दुर्घटना से देर वाली, और जगह जगह चेतावनियां, इस तरह की चेतावनियां लिखी हुई थी। आधा रास्ता करीब इसी तरह बीतने के बाद वे लोग कटाव पहुंच जाते हैं, जिसे कहा जाता है हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड। मेरी सहेली मनी, लेखिका कह रही है, लेखिका का नाम याद है अभी भी आप लोगों को? एनीवन, कोई किसी को भी बिना बुक पलटे बता दीजिए तो। मधु कंकरिया। हाँ, मधु कांकरिया की सहेली मनी जो थी वो स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उन्होंने तुरंत उस बात को काटा, प्रतिवाद करना मतलब बात को काटकर अपनी बात कहा उन्होंने कि नहीं, स्विट्जरलैंड इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना खूबसूरत है जितना कि यह जगह खूबसूरत है। मतलब कटाव स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत है। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि बर्फ से ढका हुआ पहाड़ दिखाई दे रहा था, और दूर से ऐसा लग रहा था पहाड़ पर किसी ने सफेद पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पे बर्फ दिख रही थी, कहीं बर्फ की जगह पे पेड़ पौधे दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने पाउडर छिड़क दिया है, और कुछ जगह अच्छे से उस वो पाउडर दिख रहा है और कुछ जगह नहीं दिख रहा है। नार्गे भी उत्साहित हो गया। उसने उत्साहित होकर कहा कि देखिए, एकदम ताजा बर्फ है, लगता है रात में ही यहाँ बर्फ गिरी थी। और थोड़ा और जब आगे बढ़े वे लोग तो उन लोगों ने बर्फ से पूरा ढका हुआ पहाड़ देखा। ऐसा लग रहा था सफेद साबुन का झाग उस उस पहाड़ पर गिरा हुआ हो, जो एकदम सफेद बर्फ था। जीप धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लेखिका अपना सर बाहर करके खिड़की से देख रही थी। चांदी से, अब कोई व्हाइट बर्फ है, उस पर जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो वो चमकेंगे ही। तो ऐसा लग रहा था चांदी की तरह बर्फ, ये पहाड़ चमक रहे हैं। जितेन नार्गे ने पूछा, कैसा लग रहा है यहाँ का दृश्य? तो लेखिका ने नेपाली भाषा में जवाब दिया, राम रोचो, मतलब कि बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है खुशी, बुक है? यस मैम। पढ़िए आगे। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा, और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीना महीना मोती की तरह गिरने लगी। तिमरो माया सेंधे मलाई सताउच, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहूं और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। हम सभी सैलानी जब अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे।
कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने लगे थे। मेरी पांव झनझन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को भी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ, युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक ही दुकान नहीं थी। खैर, दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगाकर खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे रहने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिन का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक व सौंदर्य ऐसा कि बड़े से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मनी से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? पर मनी उस समय किसी दूसरे की सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो, प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है, और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो ये ही बर्फ शिलाएं पिघल जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। रुक जा मनी बेटा, ने खुशी। तो जब लेखिका ने नेपाली भाषा में बात की तो यह सुनकर जितेन नार्गे, जो कि नेपाली था, वो काफी उत्साहित हो गया। उसे बहुत खुशी हुई कि उसकी भाषा में कोई उसकी भाषा में कोई बात कर रहा है। तो उसके बाद उसका मन काफी खुश हो गया और वह जो है नेपाली गीत गाने लगा। ठीक है, उसके कुछ पंक्ति यहाँ पे दी है, उसे गुनगुनाने लगा। सभी सैलानी जीप से उतरे और हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा था। घुटनों तक पहुंच जा रहे थे बर्फ, इतना ज्यादा बर्फ गिरा हुआ था। और उस बर्फ में के हर लम्हे को जितने सैलानी थे सब अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते थे। सब फोटो खींचने में व्यस्त हो गए, लेकिन लेखिका जो है वह फोटो खींचने में व्यस्त नहीं थी। वह उन दृश्यों को अपने मन के अंदर भर लेना चाहती थी और चाहती थी जब वे अपने शहर जाएं तो वहां जब एकांत में बैठे तो उन दृश्यों को याद करें। ठीक है, इसीलिए वो फोटो खिंचवाने में व्यस्त नहीं थी, बल्कि उस सौंदर्य, प्रकृति के सौंदर्य को देखने में व्यस्त थी। चूंकि उनके पास बर्फ में पहनने वाले बूट नहीं थे, इस वजह से वो जो है ज्यादा बर्फ के में नहीं जा रही थी। और उन्होंने चाहा कि कटाव में वे किराए पर वे ले लें वो बूट, लेकिन वे जो है वहाँ कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं था कि उन्हें इस तरह के बूट मिल पाते, इसलिए वह वहां पर एक भी दुकान था ही नहीं जहां से वो बूट खरीद सके या फिर उसे किराए पर ले सके, ऐसा कुछ था नहीं। तो इस वजह से वो ज्यादा बर्फ में नहीं रह सकी और खाली पैर बर्फ में रहना मुश्किल होता है। और धीरे धीरे जब वहां का दृश्य उन्हें ऐसा लग रहा था मानो कि लोगों को यहाँ से ही सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब कि सभी सुखी हों।
का महामंत्र उन सबों को यहाँ से ही प्राप्त हुआ होगा। वहां का सौंदर्य इतना अद्भुत था। मिल्टन ने भी अपनी कविताओं में वर्णन किया है कि ईव जितनी खूबसूरत थी कि शैतान भी जब उसे देखता था ना तो अपना शैतानी करना भूल जाता था। उतना ही सौंदर्य प्रकृति का कटाव में दिखाई दे रहा था। तो मनी और लेखिका आपस में बात कर रहे थे। प्रकृति जो है जल संचय का कितना अद्भुत स्रोत है। किस तरह से उन्होंने व्यवस्था की है कि जब अत्यधिक ठंड होती है तो बर्फ क्या हो जाता है, जम जाते हैं, पानी जमकर बर्फ बन जाते हैं। और गर्मी में जब तापमान बहुत बढ़ जाता है, हर तरफ पानी के लिए हाहाकार मचता है, तो यह बर्फ पिघल कर लोगों को शीतलता प्रदान करता है, जल पीने लायक जल प्रदान करता है। तो यह कितना अद्भुत है प्रकृति का की ये सब व्यवस्था। उसी का वर्णन मनी और लेखिका आपस में बातचीत में कर रही थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्लास। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।